बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिससे आपके परीक्षा में 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और यह 10 अंक आपके परीक्षा में केवल आज की इस क्लास से आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आ चुके हैं आपके गणित विषय में सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का वन शॉट क्लास। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है वे सब कुछ आपको सॉल्व करके हम बताने वाले हैं। इसका रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है और जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे उसे नोट करके आप लोग जरूर इसे बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। सो साथियों, आज से यानी कि इस क्लास को देखने के बाद से 100 नंबर के पेपर में केवल आपको 90 नंबर की ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से क्लास नहीं मिलेगी। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक करिए, जिससे कि हमको पता चले कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखो, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपको पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में आपको इसके पहले कुछ परिभाषा पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है और यह बात जो है आपको बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हैं तो यह आपको याद जरूर होगा। नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में हमने एक एक करके आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि इससे आपके पूरा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी कि पहला एक्सरसाइज। ठीक है, पहले चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है केवल इस बात पे खत्म हो जाता है, और यह बात जो है काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और जिससे उनको गलती हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इसको समझाने के बाद से इसको तुरंत एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और जिससे पता चल जाएगा, और यही क्वेश्चन आप ये रिवीजन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों, यहां पे समझना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर में होता क्या है, तो ध्यान देना, यहां पे आपके लिए हमने लिखा है कि यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है। और यह बात जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो यूक्लिड जीनो है उन्होंने क्या कर दिया, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर हम सभी का होता क्या है, तो भाज्य बराबर होता है सर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बताओ, इसी चीज को इन्होंने आपको यह दर्शा दिया और यह आपके इस चैप्टर में बता दिया, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आप जो है HCF निकाल सकते हैं, यानी कि मौसा निकाल सकते हैं। सो कैसे निकाल सकते हैं ये सब कुछ बताने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो आपका भाज्य है, भाज्य को उन्होंने A मान लिया, और यहां पे जो भाजक है उसको उन्होंने क्या मान लिया सर, उन्होंने इसे B मान लिया। ठीक है, और यहां पे भागफल को उन्होंने Q मान लिया, आप प्लस शेषफल को R मान लिया। बात तो भाई साहब वही है कि A बराबर BQ प्लस R, वही है ना। इसी चीज को उन्होंने इस रूप में लिख दिया। उन्होंने कह दिया, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक Q को, एक धनात्मक पूर्णांक A को दूसरे धनात्मक पूर्णांक यदि B से हम विभाजित करते हैं, यानी कि अगर उसे हम भाग देते हैं तो भागफल Q और शेषफल हम लोग को R प्राप्त हो जाता है। भाई साहब, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, जो इन्होंने कहा यही चीज होता है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने A बराबर BQ प्लस R के रूप में इसका नाम उन्होंने दे दिया। उन्होंने एक बात और कह दी है इसमें कि जो हम लोग का R का वैल्यू आएगा, यानी कि हम लोग का शेषफल आएगा, क्या आएगा सर, शेषफल जो आएगा वो हमेशा क्या होगा कि 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, वो कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, यानी कि 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। उन्होंने ये बात कही और बिल्कुल ये सही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे होगा अभी आपको हम बताने वाले हैं, एक एग्जांपल, सुंदर सा एग्जांपल दे करके। बिल्कुल, और जो होता है हम लोग का R जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा जो होगा वह B से क्या होगा हम लोग का, वो हम लोग का छोटा होगा। ये जो B से हमेशा क्या होगा, R का वैल्यू छोटा होगा। अब ये बात जो है काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर इस तरीके से दिया गया रहता है, बार बार सर हम लोगों को पढ़ाते हैं, भूल जाते हैं। तो सर एक सुंदर सा एग्जांपल ले लो। यहां पे देखो, एक संख्या यहां पे हम ले लेते हैं 9, और यहां पे ले लेते हैं सर 9, और यहां पे हम क्या करते हैं, एक दूसरी संख्या यहां पे मान लो ये A है, ठीक है, A को एक दूसरा संख्या B से भाग देते हैं। देखो यहां पे कहा गया A को दूसरी संख्या B से, दूसरा पूर्णांक B से भाग देते हैं। जैसे मान लो यहां पे हमने इसे 4 से भाग दे दिया, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे, कितना बार में सर भाग लेगा, तो 4 दूनी 8, 2 बार में ही जाएगा। तो यहां 2 लिखे, यहां पे हम लोग क्या हो गया 8, घटाएंगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हम लोग का
1। ठीक है, क्या हो गया? 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और भाज्य को ही यूक्लिड जी ने इसे मान लिया सर ए। क्या मान लिया? ए। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। और इसी चीज को यूक्लिड विभाजन में उन्होंने मान लिया इसे सर बी। और ये जो आया आपका भागफल, इसे क्या कहते हैं? ये आपका है भागफल। और इसी को यूक्लिड जी ने इसे मान लिया सर, इसे मान लिया उन्होंने क्यू। और जो शेषफल प्राप्त हुआ, जो शेषफल, उन्होंने मान लिया इसे क्या चीज? आर मान लिया। ओके, यहां तक समझ में आया? अब देखो इस कंडीशन को समझना। उन्होंने कहा जो ये आर है ना साथियों, आर, वो आर का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा नहीं होगा। यहां पे देखो क्या आया है? 1 आया है। यहां पे 0 हो सकती है, लेकिन बताओ कभी भी घटाते हो तो वो जी माइनस में जाता है आंसर। शेषफल कभी माइनस में आया है आज तक? कहोगे ना सर माइनस में नहीं आया है। जब माइनस में नहीं आया, वही बात यहां पे कंडीशन आप समझ गए कि कभी भी उनका कहने का मतलब यह था कि जो आर का वैल्यू होगा, यानी कि जो हम लोग का शेषफल होगा, वो कभी भी हम लोग का माइनस में नहीं जाएगा। यानी कि वो या तो 0 हो सकता है या तो वह 0 से बड़ा हो सकता है। यह बात उन्होंने कह डाली। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हम लोग का बी का वैल्यू होगा, ठीक है, जो बी का वैल्यू होगा वो हमेशा आर से बड़ा ही होगा। देखो आर से बड़ा, ये देखो क्या है? बी है ना। देखो यहां पे अगर आर हम लोग का 1 है तो यहां पे बी क्या है सर? 4 है। अगर यहां पे अगर कोई दूसरा संख्या होता, जैसे मान लो यहां पे 10 होगा, 10 होता, तो 10 अगर यहां पे अगर होता, मान लेते हैं कि यहां पे 10 होता, तब तो यार भाग लग जाता ना, उसके बाद हम लोग जांच करते। लेकिन यहां तो भाई साहब ये है ही नहीं, यहां पे तो 1 है। तो इन्होंने कहा कभी भी जो b का वैल्यू होगा वो हम लोग का 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 1 से बड़ा नहीं, मतलब कि r का जो भी वैल्यू होगा, शेषफल जो भी होगा, वो हम लोग का बड़ा होगा। किसका? b का वैल्यू बड़ा होगा। उन्होंने ये बात कह दी और यही बात पे उन्होंने इसको खत्म किया और बोला कि इसके आधार पे आप इसका HCF निकाल सकते हैं। सर अब HCF कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपके एग्जाम में, और हाँ इसका PDF नोट्स जो है, ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सीधे आपके WhatsApp पे चला जाएगा। आप जरूर ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। अगर इसके पहले वाली जितने क्लास अगर आपको नहीं मिला है साथियों, तो टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, जाइए सर्च करिए DLS एजुकेशन मंटू सर, DLS एजुकेशन मंटू सर, या फिर DLS एजुकेशन विद्याकुल, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ज्वाइन हो जाएगा, पहले क्लास को इत्मीनान से बढ़िया तरीके से समझिए। अब बच्चों आपके इस चैप्टर में सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF निकालनी है। HCF का मतलब क्या है सर? महत्तम समापवर्ती। देखो कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, केवल इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू देख लो, और इसमें जो क्वेश्चन बताने वाले हैं यही क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में सर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं। अब चलो, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सर 135 और 225 का आप लोग HCF निकाल दीजिए। देखो यहां पे सर लिखना, क्या लिखना? क्वेश्चन नंबर 1। और यहां पे क्या कर रहे हो सर? 135 और 225 का आपको निकालना है क्या चीज सर? आपको निकालना है HCF। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे मानना, यहां पे आपको हल लिखना। ठीक है, अब हल लिख करके कुछ इस तरीके से आपको देना जरूरी होता है जिससे कि कुछ अच्छा लगे। और यह जो छोटा सा काम है ये आपको ब्लैक पेन से करनी होती है एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा। देखो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का, दो पेन का यूज किया जाता है। कहां कहां यूज किया जाता है? ये जो आप हेडिंग कुछ दे रहे हैं, जैसे हल कर रहे हैं, तो इसको ब्लैक पेन से लिखो और बाकी सारी चीजों को ब्लू पेन से लिखो ताकि सुंदर दिखेगा। हमने तो कई बार बोला है ना कि आप जो है पेपर को दुल्हन की तरह सजाना, जैसे लड़कियां तो डेली सजती है ना, लेकिन एक शादी के दिन बहुत ही दुल्हन जब बनती है तो उनके सजने संवरने का तरीका ही कुछ अलग रहता है। उसी प्रकार से लिखते पढ़ाई करते तो आप डेली है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कुछ ऐसा कर दिखाएं, कुछ ऐसा लिख दें जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक हैं वो प्रसन्न हो जाएं आपसे, क्योंकि आपकी पहचान आपके चेहरे से नहीं, आपके नाम से नहीं, आपके रोल नंबर से नहीं, आपकी पहचान आपके हाथों से होगी, आपकी कलम से, लिखावट से होगी। तो जैसा लिखिएगा रिजल्ट उतने ही शानदार रहता है, अच्छा माना जाता है और वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है और टीचर को भी समझने में दिक्कत नहीं होती है। अब साथियों देखना क्या है, कैसे इसको बनाया जाता, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब देखो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना है, सबसे पहले ये बात की जानकारी लेनी है कि सर इसमें से बड़ा कौन है। तो कहिएगा कि सर सबसे बड़ा जो है इसमें हम लोग का 225 है, तो इसे मानेंगे सर A। जो बड़ा होगा उसे A मानना, जो छोटा होगा उसे B मान लेना, तो B बराबर हो जाएगा सर 135।
अब एक छोटा सा काम यहां पे कर लेना, 135 को क्या करना सर, भाग दे देना 225 से, ठीक है, ऐसे भाग दिया जाता है। 135 कितना बार में भाग लेगा सर, 1 बार में भाग लेगा। इस तरीके से ये हो गया आपका 135 हमने लिखा, इसको घटाओ तो हो जाएगा 0, इसको घटाओ तो क्या होगा 9 4 हो जाता है, 9 3 हो जाता है 12, ठीक है, तो 113 हो गया, ठीक है। चलो यानी कि हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे हमने देखा तो शेषफल हम लोग को 90 प्राप्त हो गया, भागफल 1, और यहाँ पे भाज्य हम लोग का 225 था और भाजक हम लोग का 135 था। अब इसको फिर से किससे क्या कर सकते हो, इस तरीके से भाग दे सकते हो। तो यहाँ पे 135 आ जाता है, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं इस तरीके से मसा, और यहाँ पे 90 करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा सर 5, और 9 4 हो जाएगा 13, 45। फिर ये किससे भाग लेगा सर 45 को, अब इसको उठा के पटक देते हैं इस तरीके से, और ये कितना होगा 45 दूनी हो जाएगा सर 90, और ये यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 0। ये कंडीशन बताओ, ये सबको आता है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं किया जाता है, ये 135 को भाग देना, जितने मर्द में ये भाग लेगा उसको लिख देना 135, फिर इसको घटाना, फिर इसको भाग लगाना, और जो यहाँ पे आपने लिखा है ना वो आपको यहाँ पे चला आता है, फिर उसे भाग लगाना, और जब तक 0 ना आए तब तक ये कंडीशन आपको यह काम करते रहना है। आपका यूक्लिड विभाजन का नियम लागू हो चुका है यहीं तक। अब इसी को चरणबद्ध रूप में लिख देना है, इस तरीके से नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको कुछ चरणबद्ध रूप में लिखना है, जिससे कि आपका रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, और आपको जो कह रहा है उस तरीके से आपको बनाना है जिससे कि नंबर ना कटे। वैसे तो इसका एचसीएफ सर जानते हैं कि कितना होगा सर, एचसीएफ हम लोग का 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये अक्सर आप जानते हैं इस तरीके से बनाते हैं, तो जो यहां सबसे अंतिम में जिससे भाग लगता है वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अब इसी चीज को हम लोग को ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस उसके कंडीशन में लिखना है। अब यहाँ पे सर ये चीजें हो गई, तो यहाँ पे ए बराबर आपने मान लिया, ये बी बराबर मान लिया ये। अब यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन, अब इसी को देखो विभाजन से, ठीक है, चरमबद्ध ग्रुप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है सर, अब इसको चरणबद्ध के रूप में लिख देना। यहां पे अब लिख सकते हैं कि चरण नंबर 1। अब चरण नंबर 1 क्या है सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, यही होता है ना, और जो आर का जो वैल्यू होता है वो या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से क्या हो सकता है सर, वो कभी भी बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, और यह बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग की होती है। अब जब चरण 1 में हम लिखेंगे तो यही बात हम लिखेंगे, ए का बदले क्या हो जाएगा सर 225 बराबर बी का वैल्यू कितना है सर 135 लिख दो, इंटू क्यू का वैल्यू सर क्या है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले किससे भाग लगा है 1 से, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा सर आर का वैल्यू यहाँ पे उस समय क्या निकला था सर, यहाँ पे 90 निकला था, इसको बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चूंकि ये अभी जो है आर बराबर वैल्यू 0 नहीं आया है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसका काम करते रहेंगे। अब फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चरण नंबर 2, ठीक है, चरण दूसरा, इसको आप पहला कर लो, इसको आपको दूसरा कर लेना है, ठीक है। अब चरण 2 क्या है, पुनः आपको ए बराबर, अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हुआ 135, बी का वैल्यू सर 90, तो यहाँ पे लिख दो 135 बराबर 90 गुणा ए बराबर बी क्यू का वैल्यू सर अब उस समय क्या था, यहाँ पे फिर 1 था, हमने लिखा सर 1 प्लस 90, ये क्यू का ये आर का वैल्यू क्या है था, तो सर यहाँ पे हम लोग का 45 आ गया था, तो यहाँ पे यह लिख देंगे 45। अब चूंकि यहां पे भी अभी भी क्या है सर आर बराबर नहीं निकला है 0, इसलिए फिर चरण नंबर यहां पे 3 करेंगे, क्या करेंगे सर चरण नंबर 3 करेंगे। अब उसमें क्या होता है सर ए बराबर, अब यहां पे क्या होगा ए का वैल्यू अब हम लोग का ये हो जाएगा 90, तो लिख देंगे हम लोग को 90 बराबर बी का वैल्यू क्या है सर 45, क्यू का वैल्यू क्या है सर 45 दूनी 90 यानी कि 2 प्लस हो गया सर 0, ठीक है, क्या हो गया 0। अब चूंकि यह जो है हम लोग का आर बराबर क्या निकल गया, यहां पे 0 निकल गया, जब ये आर बराबर यहां पे 0 निकल गया, इसलिए अतः आप लिखेंगे, ये बात जरूर लिखना, अतः लिखना, अतः 135 और 225 का एचसीएफ जो है वह 45 होगा। बस ये आपका आंसर निकल के चला आया, बस सिंपल इतना काम आपको करना है। हमको समझाने में थोड़ी सी समय लगी है, लेकिन जब बनाने जाइएगा तो बस आप 1 मिनट में यूं बना दीजिएगा। जैसे यहां पे अगला ही क्वेश्चन है कि 196 और 38,220,
को आपको क्या करना है, फटाफट से 196 और 38 और 220 को आपको भाग लगा देना है। जैसे भाग लगाइएगा आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से आपका निकल के चला आएगा, तो आपको चरणबद्ध रूप में लिख देना है, बस आपका हो गया। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है प्रश्न संख्या इसमें 1 का 2 और 3 आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका अगर नहीं पता है या कई कर दीजिए, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले बता दिए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो वन शॉट की क्लास चल रही है अब आपको एक बार हम रिवीजन करा दें। सर देखो ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है, तो अब आप क्या करें कि अपने मन से किसी दूसरे क्वेश्चन को बनाएं। तो यहां पे अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 का आंसर ये होगा। आप जरूर नीचे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो ये यहां से पूछा जाता है और इस साल जरूर पूछेगा। रही बात सर दूसरे क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन के लिए आप सोच में पड़ जाते हैं, काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि दर्शाइए का मतलब कि सिद्ध कर दीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो साथियों, यहां पे ये जो क्वेश्चन आता है ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये पूछा ही जाएगा। इस वर्ष के लिए भी आप इंपोर्टेंट कर लो कि ये इस वर्ष भी आपके जो एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसको वीवीआई या इंपोर्टेंट जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सो इस प्रश्न को कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन होता है आपको यहां पे लिखना होता है हल। आप बिना सोचे समझे सर लिख दीजिए पहले हल, ठीक है। अब इसको बनाना स्टार्ट करिए, जो शब्द पहले कह रहा है उसी को करिए। कह रहा है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक कोई मान लेते हैं। जैसे कि यहां पे लिखेंगे हम लोग कि माना कि क्या करेंगे, माना कि ए और बी मान लेते हैं, ए और बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है सर? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो चीज कहेगा ना धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जो चीज कहेगा उसे ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। चलो हमने मान लिया। अब जब हमने कोई विषम पूर्णांक इसको मान लिया, तब यहां पे हम लोग को यूक्लिड विभाजन से ही दर्शाना है। अब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है सर? यूक्लिड विभाजन कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r होनी चाहिए, यही कहता है। अरे हाँ सर यही कहता है। अब जब यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहां कहता है कि जीरो जो है ये r जो है वो जीरो से, या तो ये r जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, और r का जो वैल्यू होगा वो आपका b से छोटा होगा। अब एक कंडीशन समझना सर, यहां पे जो है b का वैल्यू यहां पे सर 6 हो जाएगा। आप कहिए कि सर b का वैल्यू आपने 6 कैसे मान लिया? 6 इसलिए मान लिया क्योंकि साथियों यहां पे देखो लिखा गया है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस तरीके से लिखा गया है। तो अगर इस तरीके से अगर दिया गया है, ठीक है, कहीं पे भी, तो वो b का वैल्यू हो जाएगा जो q के साथ गुणांक रहता है। वैसे भी अभी हमने आपको पढ़ाया, इसके पहले जो हमने आपको बताया, देखो ध्यान से, देखो b q यहां पे क्या होता है, b q होता है, यानी कि q के साथ जिसका जो गुणा रहता है वो b का वैल्यू होता है। तो सिंपल वही है, यहां पे देखो 6q + 1 है, यानी कि bq + 1 है, तो b का वैल्यू क्या है 6 है, तो इसलिए 6 माना। तो यहां पे इसे आप टीचर को समझाने के लिए या किसी को बताने के लिए लिख सकते हैं कि क्यों माना है। तो लिखना आप लोग क्योंकि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 दिया गया है, ठीक है, लिख दो कि दिया गया है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। सर सबसे पहले मानना कि ए और बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है किससे सर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहां आर जो होता है वह जीरो से क्या होता है, या तो हमेशा बड़ा होगा नहीं तो उसके बराबर हो सकती है, और आर का वैल्यू हमेशा बी से छोटा होगा। ये यूक्लिड जी कहते हैं, जो पहले हमने बता रखी है आपको। इसलिए बी, चूंकि बी का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में दिया गया है। अब यहां पे क्या करेंगे सर, जो r की वैल्यू है ना वह r का वैल्यू हम लोग मानेंगे। यहां पे चूंकि r बराबर क्या करेंगे, यहां पे मानेंगे 0 1 2 3 4 5 ये मानेंगे। सर ये क्यों मानेंगे? ठीक है, इसको लिखना सर माना, ठीक है, ये हम मानेंगे। सर क्यों मानेंगे? हमने अभी बताया
कि जो हम लोग का आर का वैल्यू होगा 20 हमेशा छोटा होगा, तो जब बी का वैल्यू यहां पे 6 है तो आर का वैल्यू 6 से कम होगा, होगा ना। तो इसीलिए हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 तक, ये 5 तक होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कह रहा है कि यूक्लिड जी कहते हैं कि जो आर का वैल्यू होगा 20 से छोटा होगा, तो 20 से छोटा होगा तो क्या होगा सर 5 तक ही जाएगा, तो 5 तक हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग को करना कुछ यूं है कि इसे समीकरण नंबर हम पहले 1 मान लेंगे, ठीक है, इसे समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ठीक है, ये हमें छूट गया था पहले, आपको बता दें कि ये 1 मान लीजिएगा। अब क्या करेगा, इस समीकरण नंबर 1 में आर का वैल्यू जो दिया गया है, ये आर का वैल्यू केवल आप पुट कर दीजिए, केवल उसमें रख दीजिए, बस आपका सिंपल आंसर निकल करके चला आएगा, आप ऐसे ही दर्शा दीजिएगा। देखो ध्यान से कैसे, अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में आर बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। जब आर बराबर हम लोग को सबसे पहले क्या रखेंगे सर, 0 रखेंगे, तो क्या होगा, ए बराबर बी के जगह क्या हो जाएगा सर 6 क्यू हो जाएगा, अब प्लस आर के जगह हम मान लेंगे 0, ठीक है। अब देखो यहां पे इसे 6 भी कर सकते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह 6 कर सकते हो। यहां पे क्या हो गया, क्योंकि बी का मान वैसे ही क्या मान है 6 मान है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस ए क्या हो गया 0 हो गया, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा सर 6 क्यू निकल जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि 0 को अगर जोड़ेंगे इसमें तो बात तो वही निकल के आएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़े तो फिर तो वही आता संख्या ना, तो वैसे ही उसे छोड़ देंगे। पुनः क्या करेंगे सर, अब पुनः आर बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे, आर बराबर 1 रखने पर बारी बार से सब कुछ रखेंगे, तो ये बराबर क्या होगा, ए बराबर बी यानी कि 6 क्यू प्लस आर के जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो गया समीकरण नंबर सर 2, ओके। अब चलो यहां पे ही बना देते हैं, ठीक है, चलो अब पुनः क्या करेंगे हम लोग, पुनः आर बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर 6 क्यू प्लस का 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर मान लो 3। पुनः क्या करोगे सर, आर बराबर यहां पे 3 रखने पर, जब यहां पे आर बराबर फिर से 3 रखेगे तो ए बराबर क्या होगा सर 6 क्यू प्लस का 3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर कर लो 4। पुनः यहां पे क्या करोगे सर, देखना ये सारी चीजें लिखना होगा, ये नहीं कि आप क्लासेस छोड़ के भाग जाओ फिर दिक्कत हो जाएगा, ये रिवीजन जरूर करना। 6 क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पूरा यहाँ पे क्या लिखना, ए बराबर 6 की, ये पुनः आर बराबर क्या रखोगे, तो यहाँ पे 4 रख दिए ना, 5 रखने पर 5 रखोगे तो क्या होगा, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस का 5 हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर सर 6 कर लो। अब देखो ध्यान से, बस बन गया, कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से सर, विषम पूर्णांक आप जानते हैं कौन कौन होता है, विषम कौन कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। अब देखो यहां से ध्यान से समझना, यहां जब आप देखोगे तो 6 क्यू प्लस 1, देखो ये किस रूप में आया है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, यही बात कह रहा था, अरे हाँ सर यही कह रहा था, बस एक कंडीशन आ गया। अब 6 क्यू प्लस 3, अब देखो यहाँ पे 3 वाला कहां है, तो यहां पे 6 क्यू प्लस 3, देखो आ गया यही चीज। अब कह रहा है कि सर 6 क्यू प्लस 5 क्या है, यहां पे देखो 6 क्यू प्लस 5 है सर, यहां पे भी ये भी आ गया। अब चूंकि यहां पे लिख सकते हो कि अतः 1 3 5 एक विषम पूर्णांक है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि यह जो है विषम पूर्णांक के पे जब हमने जांच किया तो यह 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है। अतः आप लिख दो, अतः 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में दिया गया विषम पूर्णांक है। आप अपने भाषा में लिख सकते हो, ये नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही लिखोगे, आप अपनी भाषा में बस समझा सकते हो, विषम पूर्णांक है, बस हो गया, बस यही काम आपको करनी होती है। और इस तरीके से ये आपका आंसर निकल करके चला आया, कुछ ज्यादा माथापच्ची इसमें करने की जरूरत नहीं है। एक बार जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके दोस्तों में शेयर करके बुला के लेके, बच्चों को बहुत कम बुला के लेके आते हो, ऐसा क्यों?
जितना ज्यादा हो सकता है बुला के लेके, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जो डाउट है वो पूछा करें। और लाइव में जिस बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा है वे जब तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे तब तक उनका कमेंट नहीं आ पाएगा। सो सबसे पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करनी होगी, तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, और हाँ लाइक जरूर करके कमेंट करके बताइए हमें कि हमारी क्लास जो है आपको कैसी लगती है। अब आगे बात करेंगे सर अगला क्वेश्चन, और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-4 कक्षा में जब हम लोग थे, यानी कि तीसरी चौथी क्लास में जब हम लोग थे तो ये चीजें पढ़ते थे। और वृक्ष वाले भी आपने कुछ क्वेश्चन वृक्ष से दर्शाने वाला है, ये उसी तरीके से गुणखंड निकालना है, बस आपको दर्शाना है गुणनफल के रूप में, लेकिन दर्शाना है यहाँ पे, ठीक है। अब गुणनफल के रूप में या फिर कैसे दर्शाएंगे इसे वो भी समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको 5 क्वेश्चन है और आपकी किताब में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी आपकी किताब में क्वेश्चन छपा हुआ है, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं 1-2 बता देता हूं, बाकी आपको अपने मन से बनाना है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है। ये जरूर आप संकल्प लीजिए कि सर जो आप पूछ रहे हैं, जो हम लोग को बता रहे हैं, उसका हम लोग रिविजन करके और उसके बारे में हम लोग जो अवश्य जो है इसे साथियों बताएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसके बदले हल, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, तो यहां पे लिखेंगे सर 140 दिया गया है। अब सबसे पहले जो 140 दिया गया है सर, वो 140 को एक अलग जगह आप गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। जैसे कि 2 से भाग लेगा, कितना बन रहा है सर 70 बार में, 2 से भाग लेगा ये जाएगा सर 35 दूनी 70, अब जाएगा सर 5 से तो हो जाएगा 7-5 35, और उसके बाद से ये 7 से भाग लेगा तो 7 करनी 7, ठीक है। ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। अब बस इसी चीज को यहां पे हम लोग को लिख देना है। क्या लिखना है सर 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 7-5 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। अब जब हमने इसको लिख दिया तो या तो इसको यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है 10वीं क्लास में आ चुके हैं और आप थोड़े से होशियार हो चुके हैं, थोड़े से बड़े और समझदार हो चुके हैं। सो आप 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर लिख सकते हो ना, बिल्कुल सर, क्योंकि 2 बार आया है इसलिए आप लिख सकते हो या करके 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, या फिर लिख भी सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 के पावर 1 लिखोगे तो बात तो एक ही है कि 5 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 का पावर हमने 2 लिखा, इसका मतलब क्या है 2 का पावर 2 का मतलब सर 4, ठीक है। और इंटू 7 का पावर 1 होगा क्योंकि 1 बार आया है, बस आपका आंसर ये हो गया। इतना सिंपल है, बस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सर मैं दूसरा भी बता देता हूं, आप जो है तीसरा चौथा पांचवा बना के लेके आइएगा। 156 है, 156 बराबर यहां पे क्या कर रहे हैं सर 156 को आप लोग भाग दे देना। सर किससे भाग लगेगा, ये 2 से भाग लग जाएगा तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, ठीक है 78 हो जाएगा। फिर ये 2 से भाग लग जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, फिर ये 3 से भाग लेगा, 13 39 होता है, हो गया। और ये फिर 13 से भाग लगेगा, 13 करने 13, ओके। यानी कि आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुणे 13। बस आंसर आपका हो गया। बस इसी तरीके से आपको यहां पे क्वेश्चन जो है 3, 4 और 5 का आंसर आपको कमेंट करना है कि इस प्रश्न का जवाब जो ये होगा, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा कि ये कितने नंबर प्रश्न है, वैसे केवल क्वेश्चन लिख दिया गया है ताकि आपको ये तरीका समझा दे। बस यही टाइप का क्वेश्चन और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं जैसा बोला आपको कि इस चैप्टर से आपको 10 अंक का प्रश्न आता है, तो 10 अंक आपका इजिली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 10 अंक बिल्कुल आप बेहिचक रहिए सर, 10 अंक आ जाएगा आपका। इसके बाद मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, तो क्लास जरूर देखिएगा 8 बजे रात्रि को, ठीक है। चलिए तो 8 बजे फिर जरूर जुड़िए और ऑब्जेक्टिव इसका आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों है, यहां पे आपको जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है वो भी हम बताने वाले हैं, वो काफी इजी तरीके से। सर अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM आप बता दीजिए। कहने का मतलब है सिंपल सा सीधा सा मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये जो 2 क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आप लोग LCM और HCF ज्ञात करिए, और ज्ञात करने के बाद से यह जांच करके बताइए कि क्या दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा हम लोग करें तो जितना वैल्यू आएगा
अगर हम लोग HCF और HCF जो निकला है उसको भी गुणा करेंगे तो क्या उसका भी वैल्यू बराबर आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि ये आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कैसे जांच करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या साथियों, यहां पे सबसे पहले जैसा आपको हमने बताया तो आपको यहां पे लिखना होगा हल। क्या लिखोगे, यहां पे आपको लिखना होगा हल। अब यहां पे 26 और यहां पे हम लोग को निकालना है सर 91 का। तो आइए यहां पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ लेते हैं। 2 से भाग लग जाएगा, ये कितना नंबर में जाएगा सर, 13 दूनी होता है 26। ओके, फिर ये 13 से ही भाग लेगा, 13 कम 13। अब दूसरा क्या है सर, 91 है। यहां पे लिखेंगे हम लोग 91, और 91 को कितना से भाग लेगा सर, 7 से जाएगा। ये 13 सत्ते होता है हम लोग का 91, और 13 से जाएगा तो 13 कम 13। अब यहाँ पे वही चीज है जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे कि 26 बराबर हम लोग यहां से हमने जो प्राप्त किया, 26 बराबर जो है हम लोग का क्या है, 2 गुणे 13, तो 2 गुणे 13, और यहां पे 91 बराबर हम लोग को दिया गया है सर 7 गुणे यहां पे 13। यानी कि अब यहां से सबसे पहले तो HCF हम प्राप्त कर सकते हैं। HCF कौन होता है, जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है सर 13, तो HCF तो निकल गया। लेकिन LCM क्या होता है, LCM निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जो मिलता है वो भी, और जो नहीं मिलता है वो सबको गुणा कर दो। ठीक है, तो यहां पे जब आप गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, ठीक है, और 26 में 7 से गुणा कर दो। ठीक है, 26 में 7 से गुणा कर दो, 7 छक 42 का 2, ये हो गया 4, 7 दूनी 14, और 14 4 हो गया सर 18, यानी 182। कितना होगा सर, 182 हो जाएगा। ये आपका हो गया 182। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग HCF और HCF निकल गया। अब चूंकि यहां पे बात क्या कर रहा था, अब कह रहा है कि सर जांच कीजिए। क्या जांच करना, तो आइए इसको हम लोग जांच कर देते हैं, इसकी ऑपरेशन करके चेक करते हैं, सारी चीजें जांच करते हैं। ठीक है, चलो जांच करने के लिए बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या कर रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होनी चाहिए HCF गुणे LCM। ये बात हम लोग को कह रहा था। आइए देखते हैं। तो सर दोनों संख्या कौन है, एक है हम लोग का सर 26, और एक है सर हम लोग का 91। ठीक है, बराबर हम लोग का होना चाहिए HCF, यानी कि HCF हम लोग का निकला है कितना सर 13, और गुणा हम लोग का निकला है सर LCM जो है 182। यानी कि इसको भी गुणा करें तो वही वैल्यू आना चाहिए, और इसको भी गुणा करें तो हम लोग का यही वैल्यू आना चाहिए। तो गुणा करो 26 और 91 में, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ कि 26 और 91 में जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, है ना, 2366 आता है। कितना आता है सर, 2366 आता है। और इसको भी गुणा करोगे 13 में 182 से, तो ये भी 2366 ही आता है। कैसे आता है एक बार यहां पे चेक कर दें। देखो 26 लिखा, यहां पे 91 लिख दिया हमने, इसको गुणा करो, 6 में 1 से गुणा करोगे 1 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा। कितना होता है सर, 54 होता है। ये 5 बचा, 5 9 दुनिया 18, और 18 8 5 13, यानी कि 23 हो गया। लिख दो, यहां पे हो गया सर 6 4 2 6 3 2, कितना आया 2366 है। देखो आ गया 2366। और उसी प्रकार से अगर इसको भी अगर आप गुणा करोगे, अगर 182 में गुणा करोगे सर 13 से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 8 3 का 24 का 4 बचा 2, 3 अद्दू हो गया सर 5। फिर इसमें गुणा करो 2, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे कर दो 6 4 2 6, 4 2 कितना सर 6, 8 5 13 का 3, और 1 1 हो गया 2। देखो 2366 आ गया ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, बस हम लोग का जांच हो गया। यहाँ पे लिख देना कि हमने साबित कीजिए, हमने किया या प्रूव कर दिया, है ना, इसे हम लोग साबित कर दिया। ठीक है, बस। तो इस तरीके से आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना है हमें। HCF और LCM बताइए, और एक बार जांच करिए अपने से भी, है ना। और अगर नहीं समझ में आता है कि सर कितना बार में भाग लगता है, कितने बार में टूटता है, क्या होता है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये वो 1.2 एक्सरसाइज है। तो 1.2 जो आपका एक्सरसाइज है उसको हमने पहले ही पढ़ा रखी है, और इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करा रखी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में है, मैथ के प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियो को एक एक करके देख डालो। एक बार बोलो यस सर देखेंगे,
है ना, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि बोला जाता है कि HCF 306/697 बराबर 9 दिया गया है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, केवल आपका ऑप्शन देकर के, और सब्जेक्टिव में भी। सो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इस वर्ष आपके ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सर इसको कैसे आपको बनाना होगा, सिंपल सा बात है भाई, आपको क्या करना है, जो चीज दिया गया है उसको लिखो। जैसे कि यहां पर हम लोग को दिया है HCF बराबर हम लोग को किसका दिया गया है, HCF जो है 306 और 657 का दिया गया है, बराबर कितना 9 दिया गया है। अब यहां पे पूछ रहा है कि सर इसी का एलसीएम, यानी कि 306 और 657 का जो है हम लोग का एलसीएम बता दीजिए। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पे लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी आपको हमने जो बताया उसी बात पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे क्या होता है सर, एलसीएम होता है। क्या होता है, HCF गुणे हम लोग का एलसीएम होता है। अब दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है सर, दो संख्या जो है हम लोग का, एक संख्या कितना है सर 306 है, और दूसरी संख्या यहां पे 657 है, ठीक है, बराबर HCF यहां पे हम लोग का वैल्यू कितना दिया गया सर, 9 दिया गया है। तो यहां पे लिख लेंगे 9 बराबर एलसीएम नहीं दिया गया है, तो एलसीएम बराबर इसको हम x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, जो भी मानना है हम जो है यहां पे आसानी तरीके से मान सकते हैं। अब जो है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हमने मान लिया तो यहां पे देखो ध्यान से, अब ये 9 इंटू एक्स है, यानी कि अब x बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटा 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब इसको सर, इसको हम कटाएंगे, क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। सर 9 से जाएगा कितनी बार में, सर 9 से जाएगा 9 3 27, ये 3 चल गया, 9 चौका 36, ठीक है, 34 बार में कट गया। अब इसको जब 34 में, अब जो है इसलिए x, यानी कि x का मतलब क्या हो गया सर, एलसीएम, इसलिए एलसीएम बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, 34 गुणे 657। 34 गुणे जब 657 को करोगे तो जल्दी से बाबू बता दो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट से गुणा करके बताओ तो। 34 में जब 657 से गुणा करो कितना होगा, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जल्दी से क्या होगा, 22,338, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 22,338 होगा। $22,338 हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बिल्कुल बेहिचक होकर के बता सकते हो और दिक्कत नहीं होगा। बोलो यस या नो, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहां पे हल करके सॉल्व करके आपको दिखा देनी है। आगे बात करते हैं सर, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जो है वह 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। सिंपल सा बात है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये बनेगा कैसे, लेकिन परेशान नहीं होना, बस छोटा सा सिंपल आपको एक बात समझना है। देखो इसके पहले हमने आपको बताया था, समझाया था शायद। देखो एक होता है सर शांत संख्या, एक होती है अशांत संख्या। क्या होती है, एक शांत और एक होती है अशांत। अब शांत कौन होता है सर, जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, ठीक है, क्या है 2 और 5 आए। अगर 2 और 5 आता है तब तो भाई साहब वो आपकी शांत संख्या है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो वह आपकी अशांत है। तो यानी कि
यहां पे अगर 2 और 5 आ जाएगा यानी कि वही चीजें हम लोग को 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आया तो हम लोग को वो 0 पर नहीं समाप्त होगी। तो सिंपल सी भाई फंडा है, यहां पे करना क्या है कि सर 6 का हम लोग केवल गुणखंड करके चेक करेंगे। तो यहां देखेंगे 6 को 2 से भाग लगाएंगे, हो जाएगा 3, और 3 को करेंगे यहां से हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका हो गया 1। चलो भाई सर, अब यहां पे हम लिखते हैं सर इसका हल, और हमने क्या देखा सर 6 बराबर यहां पे जो 6 का पावर n है, तो इसको हमने जब इसको तोड़ा तो क्या लिख दिया सर 2 गुणे 3 इसका पावर n, यानी कि 2 और 3 आएगा। अब देखो यहां पे 2 आया है लेकिन यहां पे 3 आया, ये 5 आया ही नहीं है। लेकिन हम लोग को कह क्या रहा था, कह इस बात की रहा था, हम कहे ये बात समझा रहे थे कि 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। तो यहां 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है, इसलिए यह जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त जो है नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीजें जो है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब आप अपनी भाषा में जो भी जिस तरीके से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि हमने 6 का गुणखंड करके देखा तो इसमें 2 और 3 आ रहा है, लेकिन इसलिए जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना अनिवार्य है, नहीं तो केवल 2 होना अनिवार्य है, नहीं तो केवल 5 होना। देखो केवल 2 रहता तो भी सही हो जाता, 0 पर समाप्त होगा, केवल 5 रहता तब भी हो जाता, और 2 और 5 रहता तब भी हो जाता। लेकिन इन दो संख्याओं को छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ करके कोई दूसरा अगर आया तो वो नहीं होगा भाई साहब, उसको तो आपको हटाना पड़ेगा कि वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 सॉरी 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे ये 1 प्लस 5 जो है ये संख्या जो दी गई है, इसको आपको एक्चुअली बताना क्या है सर, यहां पे आपको ये बात की जानकारी हम लोगों को दे देनी है कि क्या यह भाज्य संख्या या नहीं है। अब भाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सर भाज्य संख्या वही होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाती है, यानी कि उसका जो विभाजित होने की संख्या होती है जैसे अलग अलग, जैसे मान लो 4 है, अब 4 किससे किससे भाग लगेगा सर, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भाग लग जाएगा। जैसे मान लो कि यहां पे आपका हो गया 12 किससे किससे भाग लग सकता है सर, 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है ना, 4 से भाग लग सकता है, 6 से भाग लग सकता है, ये इतनी संख्या से भाग लग रहा है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वो हम लोग का भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन होती है, जो केवल एक और स्वयं संख्या से भाग लगे, वो हम लोग का अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे भाज्य की जांच करनी है, यानी कि इसका जो गुणखंड निकाले हम लोग को एक और स्वयं के अलावा कोई और भी गुणखंड निकल जाना चाहिए, सिंपल सा फंडा यही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके बारे में सर हल, क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो इसके भी बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा रखी है, वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। ठीक है, अब देखो ये गुणा वाला में भी 13 है और यहाँ पे प्लस वाला में भी 13 है, यानी कि 13 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब जो मिलता जुलता है उसे बाहर कर सकते हैं। तो 13 का जब हम लोग यहां से बाहर करेंगे एक्चुअली तो क्या होगा सर 7 गुणे 11 और यहाँ पे 13 को जो बाहर कर लिए तो गुणे 1 होगा, और प्लस यहाँ पे अब 13 को बाहर किया तो 1 होगा। ये बात समझ में आया, बिल्कुल सर। चलो तो 13 हम सभी का हो गया। अब देखो 7 में 11 से गुणा करोगे क्या होगा सर 77, और गुणे 1 से करोगे तो बात वही है, लेकिन प्लस 1 इसमें जोड़ना है। ओके, अब देखो तो 13 77 एक हो गया सर 78, क्या हो गया 78। ओके, अब जब 13 गुणे 78 हो गया तो अब यहां पे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा आसान बात। कोई लोग क्या करते हैं इसको गुणा कर देते हैं फिर इसका गुणखंड करके चेक करते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा संख्या हो जाएगा। आप देसी जुगाड़ अपनाइए, ये 78 को आप लोग गुणखंड कर दीजिए, क्योंकि 13 तो गुणखंड होगा नहीं, क्योंकि 13 तो 13 से भाग लेगा भाई साहब, ये तो होगा नहीं क्योंकि वो अभाज्य संख्या ही है। लेकिन 78 को चेक करते हैं, तो 78 को यहाँ पे भाग लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं 78 को किस चीज से भाग लेगा, ये 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, अब 13 3 39 होता है और 13 एकम 13,
यानी कि हम 13 को 13 रहने देते हैं और इस 78 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड हम लोग को निकला, ये किससे किससे भाग लग सकता है सर? ये एक से ज्यादा निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकला सर, 13 है, 2 है, 3 है, ये इस संख्या से भाग लग रहा है। तो जब ये एक से ज्यादा संख्या से जब ये भाग लग रहा है, यानी कि ये कौन सी संख्या है? अतः ये हम लोगों का सर भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। बोलो यस या नो? समझ में आया सर? ये इस तरीके से ये भाज्य संख्या आपकी हो जाएगी। बस अब आपको क्या करना है सर? ये जो कोई है, अब आप ये बनाइए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5, इसको आप करिए। इसमें से भी यहां पे ध्यान से दोगे कि 5 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी 5, यहां पे भी 5 हो जाएगा। कॉमन कर लो, गुणा कर लो, फिर उसका गुणखंड को गुणखंड करके चेक करो, देखोगे ही तो एक से ज्यादा निकल जाएगा। सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पहले तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके शेयर करके अपने साथियों को बुला के लेके आओ। चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी, फिर आपको दिक्कत, फिर परेशानी हो जाएगी। सर आपके एग्जाम में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ये साहब जरूर आपके एग्जाम में आ जाता है। मैंने कंफर्म कर लो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। भले ही इसके बदले 2 के जगह 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 13 आ सकता है, लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर कुछ भी संख्या चेंजिंग करता है तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस हम जहां जहां 2 रखेंगे वहां वहां आप 5 पूछेगा तो 5 रख दीजिएगा, 7 पूछेगा 7 रख दीजिएगा, 13 पूछेगा 13 रख दीजिएगा। आइए सिद्ध करते हैं। और इसको सिद्ध करने में काफी बच्चों को सर दिक्कत होती है। सबसे पहले हल लिखो, और यहां पे कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब अपरिमेय है, साबित करना है। तो इसका मतलब है सबसे पहले इसको मान लेते हैं भाई ये परिमेय है। चलो भाई तुम कह रहे हो कि सिद्ध करके दिखाओ हमको, तो मान लेते हैं तुम्हारे कहने के मुताबिक ही कि ये एक परिमेय है, तो चलो मान लेते हैं। तो यहां पे लिखना कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब हम इन लोगों को इससे परिमेय संख्या मान लिया तो इसका मतलब होगा कि इसमें परिमेय संख्या का नियम लागू होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है सर? P/Q, P/Q होना चाहिए ना। तो P/Q बराबर मान लेते हैं सर √2, ठीक है, मान लेते हैं। और हम लोग का परिमेय संख्या क्या होता है कि P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणखंड नहीं होने चाहिए। यानी कि आप लिख सकते हो क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। भाई साहब ये कंडीशन हमने मान लिया। क्या कर लिया? ये कंडीशन जो है हमने मान लिया। ये परिमेय संख्या में होता है, ये हम अपने मन से नहीं लिखे। जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। यानी कि हम लोग का अगर परिमेय अगर ये नहीं है, भाई साहब ये अपरिमेय नहीं है, तो परिमेय होनी चाहिए। तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए कि इसका एक से ज्यादा यह गुणखंड इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2√Q हो जाएगा। यही होगा ना? बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, ये दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे सर? वर्ग करने पर चलो अब जब वर्ग करेंगे तो P का वर्ग करेंगे यानी कि P² हो जाएगा, और √2/Q का वर्ग करेंगे तो यानी कि P² बराबर हो जाएगा सर 2Q²। अब देखना ध्यान से, P² बराबर 2Q², यानी कि P² जो है वह 2 से क्या है? इसका भाज्य है, यानी कि ये भाग लग रहा है। अतः यहां पे लिखेंगे यानी कि इसका एक गुणखंड है। अतः चूंकि P²
2 का एक गुणनखंड है। जब यह पी स्क्वायर दो का गुणखंड है तो इसलिए पी भी 2 का गुणखंड होना चाहिए। पी जो है भी एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब अगर कोई संख्या जैसे मान लो कि 16 है, यानी कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर सर 16 है। अगर 4 जो है, अगर हम लोगों का अगर जो 16 है वो 4 से भाग लग रहा है, ठीक है, तो ये 4 भी 4 से भाग लग जाएगा, ये 100% होता है। वही बात हमने लिखा कि अगर पी स्क्वायर 2 का ये गुणखंड है तो पी भी 2 का गुणखंड होगा। अगर कोई संख्या यहां पे ले लो 20, ठीक है, 20 है, अगर 20 जो है और 20 का स्क्वायर करे तो सर इसका क्या होगा, सर ये 400 हो जाएगा, हो जाएगा। और 400 जिस संख्या से ये भाग लग जाएगा 20 भी उस संख्या से भाग लग जाएगा, ये होता है। जैसे यहां पे अगर हम 400 को अगर हम लोग कटाना चाहते हैं सर किससे, मान लो कि 2 से ही कटाना चाहते हैं, ठीक है, या 4 से कटाना चाहते हैं, चलो 4 से कटाना चाहते हैं, 4 से कटाएंगे तो कट जाएगा ना 100 बार में, तो 20 भी 4 से भाग लग जाएगा। लगाओ, देखो 5 चौका 20, देखो ये कंडीशन समझना, ये कोई नहीं समझाएगा आपको, केवल लिख देते हैं आपको और फिर आप फंस जाते हैं कि भाई साहब ये आया किधर से, कुछ यहां से आया। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर पी स्क्वायर जो है 2 का एक गुणखंड है, यानी 2 से वो भाग लग रही है, तो पी भी 2 का ही गुणखंड होगा, हो गया। लेकिन यहां क्या कहता था कि क्योंकि पी और क्यू एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणखंड नहीं होने चाहिए, तो पी का तो गुणखंड निकल गया भाई साहब, पी स्क्वायर का भी पी का भी। अब क्यू के बारे में चेक करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे p बराबर, चूंकि यहां पे चूंकि मान लेते हैं p बराबर, हम लोग क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं 2m मान लेते हैं, ठीक है, 2m मान लेते हैं। जहां जहां हम 2 रख रहे हैं, अगर 5 पूछेगा तो 5 रख देना, ठीक है, 7 पूछेगा 7 रख देना, ठीक है। यहां पे अगर स्क्वायर किए हैं तो 2 का स्क्वायर अगर हमने यहां पे किया है तो वो चीज आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे जब p बराबर हमने 2m मान लिया तो यहां पे p बराबर माना तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था, इसे समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं अगर मतलब गड़बड़ ना हो तो। अतः क्या हो जाएगा सर, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 2m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। देखो ध्यान से, p के बदले हमने माना है क्या चीज 2m, तो p का स्क्वायर था इसलिए 2m का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 2m का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4 और m का हो गया m, इसको कर दो सर m का स्क्वायर तो करोगे तो m का स्क्वायर बचेगा, लेकिन 2 का ना स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 4m स्क्वायर बराबर ये क्या होगा सर 2q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा यानी कि 2 बचेगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब जब यहां पे हम देखेंगे चूंकि कि अब q स्क्वायर जो है 2 का एक गुणनखंड है, क्या है q स्क्वायर, सेम उसी प्रकार से देखो p स्क्वायर बाय 2q स्क्वायर, तो p 2 का एक गुणनखंड था, उसी प्रकार से q स्क्वायर क्या है, अब q स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर 2 का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए q स्क्वायर का एक गुणनखंड जो है यानी कि यह किससे भाग लग जाएगा, गुणनखंड क्या है 2 है, तो p भी सॉरी q स्क्वायर है तो q भी तो q स्क्वायर q भी 2 का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से जब हमने देखा तो भाई साहब यहां पे लिखा कि q स्क्वायर 2 का एक गुणनखंड है,
तो क्यू भी एक 2 का गुणखंड हो जाएगा। अभी आपको समझाए कि कैसे होता है ना। तो जब हमने देखा कि भाई साहब पी का भी एक अतिरिक्त गुणखंड निकल रहा है, क्यू का भी एक के अतिरिक्त गुणनखंड लिख रहा है, अतः हम कह सकते हैं यह कथन जो है विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए यह एक, इसलिए √2 एक जो है अपरिमेय संख्या है। चलो, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा और आपके एग्जाम के लिए यही सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था और इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इसका रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पे जहां जहां 2 रखे हैं तहां तहां 5 रख के बना लीजिए, जहां जहां 2 रखे हैं जहां 5 रखे वहां 7 रख के बना लीजिए, 13 रख के बना लीजिए और सेम प्रोसेस वही लिखिएगा, बस हो गया, आपका बनकर चलाएगा। और एक बार नीचे कमेंट के बताओ, कमेंट करके बताओ कि कहीं दिक्कत और परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो इसके पहले वाली क्लास हमने पढ़ा दिया है, उस क्लास को एक बार देख करके और फिर एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपका 10 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 8 बजे मैं लेकर के आ रहा हूं इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ठीक है। बस आपका पूरा चैप्टर ये खत्म, 1 शॉट की क्लास में बस इतना ही। और फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब